कभी कभी कुछ कहानियों के नाम ही इतने अजीब होते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ। आज हम एक ऐसे ही केस पर बात करने वाले हैं जिसे जिसे मीडिया ने नाम दिया मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस। हाँ। सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत बहुत ज्यादा भयानक है। और वो जो ब्लू ड्रम वाला हिस्सा है ना, वही इस केस की क्रूरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। नहीं, हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसमें एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत, उनकी हत्या हुई और शक की सुई घूमती है उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला पर। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है, इन स्रोतों की मदद से इस पूरी कहानी को परत दर परत समझना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। सही बात है। और इस केस में एक ऐसा मोड़ भी आता है जो इसे एक आम क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा उलझावा बना देता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2025 से, जब ये सब कुछ सामने आया। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के इंदिरा नगर के एक घर से। सौरभ राजपूत, जो पहले मर्चेंट नेवी में थे, उनकी हत्या हो जाती है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक उनकी पत्नी मुस्कान और उसके दोस्त साहिल ने मिलकर पहले सौरभ को खाने में कोई नशीली चीज दी। यहीं पे रुकते हैं। ये छोटी सी बात बहुत अहम है। कैसे? नशीला पदार्थ देना ये बताता है कि ये अचानक गुस्से में किया गया खून नहीं था। इसके पीछे एक सोच थी, एक तैयारी थी। अच्छा। वो ये पक्का करना चाहते थे कि सौरभ किसी भी तरह का मुकाबला ना कर पाए। सही बात है, मतलब पूरी प्लानिंग थी। और जब सौरभ बेहोश हो गए तो उन दोनों ने चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। हाँ। लेकिन असली खौफनाक हिस्सा तो इसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल। उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो किया वो कल्पना से भी परे है। उन्होंने शव के टुकड़े कर दिए। और यहीं पर वो ब्लू ड्रम कहानी में आता है। हाँ। शव के टुकड़ों को एक बड़े से नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरा गया। ये अपने आप में ही दहला देने वाला है, लेकिन उन्होंने इसके बाद जो किया वो उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस ड्रम को ऊपर तक सीमेंट से भर दिया। सीमेंट से? एक मिनट, सीमेंट क्यों? यही इस केस का सबसे ठंडा और क्या कहते हैं कैलकुलेटेड हिस्सा है। सीमेंट का इस्तेमाल दो वजहों से होता है। एक, बदबू को पूरी तरह से रोकना, और दूसरा, सबूत को हमेशा के लिए पत्थर बना देना। ओह, ये सिर्फ लाश को छिपाना नहीं है, ये एक इंसान के वजूद को ही मिटाने की कोशिश है। ये सोचना कि हम तुम्हें इस तरह दफन कर देंगे कि तुम्हारा कोई नामो निशानी ना बचे। ये तो बहुत डरावना है। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये विक्टिम को पूरी तरह से डीह्यूमनाइज करना है, उसे एक चीज में बदल देना है। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इंसान ऐसा करने की प्लानिंग कर सकता है। तो इस काम को अंजाम देने के बाद जाहिर है वो दोनों शहर से भाग गए होंगे। हाँ बिल्कुल, मुस्कान और साहिल मेरठ से भागकर हिमाचल प्रदेश चले गए। हिमाचल? जी। शायद उन्हें लगा होगा कि पहाड़ों में जाकर छिप जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस ने काफी तेजी से काम किया। अच्छा। कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरी लीड्स के जरिए पुलिस उन तक पहुंच गई और 18-19 मार्च के आसपास दोनों को हिमाचल से गिरफ्तार कर लिया गया। तो मतलब फरारी ज्यादा लंबी नहीं चली? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की जांच में क्या सामने आया? क्या ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का मामला था जो बिगड़ गया? स्रोतों के मुताबिक पुलिस का मानना है कि मोटिव काफी सीधा था। मुस्कान और साहिल साथ रहना चाहते थे और उन्हें लगता था कि सौरभ उनके रिश्ते के बीच एक बाधा है, एक रुकावट है। अच्छा। लेकिन जो बात इसे और गंभीर बनाती है वो ये है कि पुलिस को शक है कि इसकी साजिश महीनों से चल रही थी। ये कोई वन ऑफ घटना नहीं थी। महीनों से? मतलब वो रोज सौरभ के साथ रह रहे थे और साथ ही उसे रास्ते से हटाने का प्लान भी बना रहे थे। जांच तो इसी तरफ इशारा करती है। सोचिए उस घर का माहौल क्या रहा होगा। हाँ। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का डबल लाइफ जीना है। सही बात है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी पुलिस की जांच और शुरुआती आरोपों पर आधारित है। केस अभी अदालत में है। मतलब गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं? जी, गवाहों के बयान, सबूतों को परखा जा रहा है, तो आखिरी फैसला आना भी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी एक बेहद क्रूर लेकिन सुलझी हुई क्राइम स्टोरी लगती है। एक प्रेम त्रिकोण, एक प्लान्ड मर्डर और फिर गिरफ्तारी। ऐसा लगता है कि अब मामला सीधा कोर्ट में चलेगा और सजा सुनाई जाएगी। किसी को भी यही लगेगा, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था,
इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा। कानूनी दांव-पेच, सामाजिक उलझनें और मानवीय भावनाएं, सब कुछ इस एक मोड़ की वजह से आपस में उलझ गया। और वो मोड़ क्या था? जब मुस्कान को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त वो गर्भवती थी। क्या मतलब गिरफ्तारी के समय वो प्रेग्नेंट थी? हाँ। ये तो पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। नवंबर 2025 में जब मुस्कान मेरठ जेल में न्यायिक हिरासत में थी, हाँ? उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जेल में? जेल में उसने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है। एक बच्ची का जन्म जेल की दीवारों के अंदर, जिसकी माँ पर उसके पिता की ही हत्या का आरोप है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। और यहीं पर कानून की एक बहुत दिलचस्प और एक तरह से मानवीय व्यवस्था सामने आती है। वो क्या है? भारतीय जेल नियमों के मुताबिक हाँ। जेल में पैदा हुए बच्चे 6 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। 6 साल तक? जी। इसके पीछे सोच ये है कि बच्चे को शुरुआती सालों में माँ की देखभाल और प्यार मिल सके, जो उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या जेल के अंदर इन बच्चों के लिए कोई खास इंतजाम होता है? मतलब जेल का माहौल तो किसी बच्चे के बड़े होने के लिए सही नहीं होता। हाँ, कानून इस बात का ध्यान रखता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जेल के अंदर इन बच्चों के लिए क्रेश या बालवाड़ी जैसी सुविधाएं बनाई जाती हैं। अच्छा। वहाँ उनकी देखभाल होती है, उन्हें खिलौने दिए जाते हैं और बुनियादी शिक्षा भी दी जाती है। कोशिश ये होती है कि उन्हें जितना हो सके एक सामान्य बचपन का माहौल दिया जाए, भले ही वो माहौल चारदीवारी के अंदर ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो अब ये केस सिर्फ सौरभ, मुस्कान और साहिल का नहीं रहा। अब इस कहानी के केंद्र में एक नन्ही बच्ची राधा भी आ गई है, जिसका भविष्य पूरी तरह से इस केस के फैसले पर टिका है। इस बच्चे के आने से तो मामला और भी पेचीदा हो गया होगा, खासकर परिवारों के लिए। बहुत ज्यादा। और इसी ने एक नई और बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया है, पहचान का विवाद। पहचान का विवाद। मृतक यानी सौरभ राजपूत के परिवार ने एक बहुत बड़ी मांग रखी है। क्या मांग है? वो चाहते हैं कि बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट? वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि बच्ची का असली पिता कौन है, उनका बेटा सौरभ या फिर मुस्कान का प्रेमी और हत्या का सह आरोपी साहिल शुक्ला। अच्छा, क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त प्रेगनेंसी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। जी, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी था। और परिवार का क्या कहना है? क्या वो बच्ची को अपनाएंगे? उन्होंने साफ कर दिया है, वो बच्ची को तभी स्वीकार करेंगे जब डीएनए टेस्ट से ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो जाएगा कि वो सौरभ की ही बेटी है। आप उनके नजरिए से सोचिए, उन्होंने अपना बेटा खो दिया है एक ऐसे धोखे में जिसमें उनकी बहू ही शामिल है। सही बात है। अब उनके सामने एक बच्ची है जिसके पहचान पर सवालिया निशान लगा है। उनकी ये मांग सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये उनके टूटे हुए भरोसे, उनके दुख और भविष्य को लेकर उनकी अनिश्चितता का प्रतीक है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल स्थिति है। एक तरफ एक मासूम बच्ची है और दूसरी तरफ एक परिवार जो सच जानना चाहता है। बिल्कुल। इस पूरे मामले का समाज पर, आस पड़ोस और रिश्तेदारों पर क्या असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये केस अपनी क्रूरता और उस ब्लू ड्रम वाली बात की वजह से नेशनल मीडिया में छा गया था। हाँ, वो तो है। इसका सीधा असर मुस्कान के परिवार पर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये घटना सामने आई तो उनके परिवार को अपने ही समाज में एक तरह से बहिष्कृत कर दिया गया। मतलब लोगों ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। बिल्कुल। सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनसे दूरी बना ली, उन पर भारी सामाजिक दबाव था। ये हमें दिखाता है कि कैसे किसी एक इंसान के किए गए अपराध की कीमत अक्सर उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ती है, भले ही उनका उस अपराध से सीधे तौर पर कोई लेना देना ना हो। हाँ, समाज अक्सर व्यक्ति और परिवार के बीच फर्क नहीं कर पाता। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो तस्वीर काफी जटिल नजर आती है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। नहीं। फिर कहानी में एक बच्ची का जन्म होता है जो इस आपराधिक मामले में कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक परतें जोड़ देता है। हाँ। ये मामला अब सिर्फ अपराध और सजा के बारे में नहीं रह गया है। ये पहचान के संकट, परिवार की परिभाषा और एक मासूम के भविष्य के सवालों में उलझ गया है। ये सब सुन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या उस बच्ची का क्या होगा? और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। ये सोचने वाली बात है कि इस बच्ची राधा का भविष्य क्या है। उसकी पैदाइशी दुनिया की सबसे असाधारण और दुखद परिस्थितियों में हुई है। दुनिया में आते ही उसकी अपनी पहचान पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। हाँ, कानून के मुताबिक वो अपनी जिंदगी के शुरुआती 6 साल अपनी माँ के साथ जेल की दीवारों के बीच गुजारेगी। और 6 साल के बाद? 6 साल के बाद
अगर उसकी माँ जेल में ही रहती है तो उसे या तो किसी रिश्तेदार को सौंप दिया जाएगा या फिर बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा।